नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे आप सभी का गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम सभी आज से नई सीरीज़ के साथ उपस्थित हुए आपके सामने। जीएस सीरीज है, टॉप के क्वेश्चन आपके साथ रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में कई पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे आपके साथ। किसी भी एग्ज़ाम में आने वाला, जैसे पीटी एग्ज़ाम है, वीडियो एग्ज़ाम है, या आरओ आने वाला, या यूपी पीसीएस, या कोई भी ग्रुप सी और डी के, या किसी भी स्तर का एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछी जाती है, आती है, उससे रिलेटेड हर एक संभावित क्वेश्चन आपको इस सीरीज में मिलेगा। एक हफ्ते में निश्चित अंतराल में, अभी तो एक हफ्ते में 1 या 2 वीडियो रहेंगे। अगर आप लोगों ने उसे देखा, सराहा, समर्थन किया आप लोगों ने, तो इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। ये आप सभी पर निर्भर करता है कि कितनी वीडियोज या कितने क्वेश्चन आप सबको चाहिए। संभावित क्वेश्चन है, बहुत टॉप के क्वेश्चन है। तो चलते हैं, वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर इनवाइट किया करिए इसे देखने के लिए जीएस के। आपको अगर अच्छा लगे तभी करिए। ठीक दोस्तों, चलते हैं आज के नई सीरीज के साथ, गुरुकुल जीएस सीरीज। आज पहला भाग आपके सामने है। स्पेशल जीएस के टॉप क्वेश्चन रहेंगे जो संभावित किसी भी पेपर में आने के लिए, परीक्षा हॉल में आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभांकर क्या है? पहला ऑप्शन दिया है थम्बी, दूसरा ऑप्शन मैराइटोबा, तीसरा ऑप्शन डाकर्ड और चौथा ऑप्शन वीरा। दोस्तों, सबसे पहली बात है, डाल लीजिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। क्या देखो, किसी भी आयोजन में कितना पूछा है, आयोजन कब से कब तक हुआ, कब से कब तक। तो दोस्तों, ये आयोजन 24 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। कब से कब तक? 24 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। आयोजन कहाँ हुआ? कर्नाटक राज्य के, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। कहाँ पर? इसका ये दूसरा संस्करण है। संस्करण आपसे पूछा जाए तो दूसरा संस्करण है दोस्तों ये। पहला संस्करण अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखो आप दूसरा संस्करण, ये तो पहला संस्करण कब हुआ? पहला संस्करण 2020 में हुआ। कब हुआ? 2020 में। कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक, अब इसके अगर देखो पूछा क्या क्या है, शुभंकर। इसका शुभंकर क्या है दोस्तों? इसका शुभंकर वीरा, शुभंकर वीरा। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 जो कि 24 अप्रैल से लेकर 3 मई तक कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में आयोजित किया गया। इस खेल में विजेता, शीर्ष विजेता का नाम बताइए। तो सबसे पहले जैन यूनिवर्सिटी, अगर दूसरा पूछ लिया जाए तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और तीसरा पूछ लिया जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी। देखो दोस्तों, क्या क्या पढ़ा कि कब से तब 24 अप्रैल से 3 मई तक कर्नाटक बेंगलुरु शहर में आयोजित किया गया। दूसरा संस्करण और पहला संस्करण 2020 में उड़ीसा में भुवनेश्वर से हुआ। अगर इसके विजेता, शीर्ष विजेता सबसे टॉप पे रहा जैन यूनिवर्सिटी, सेकेंड नंबर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और तीसरे नंबर पंजाब यूनिवर्सिटी रहा। अगर इसके शुभंकर का नाम पूछ लिया जाए तो शुभंकर नाम वीरा। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। देखो दोस्तों, ये हो गया जो क्वेश्चन पूछा था। अब इसमें ए ऑप्शन दिया गया है थम्बी। देखो दोस्तों, ए ऑप्शन दिया गया है थम्बी। अभी हाल में 44वां ओलंपियाड, शतरंज ओलंपियाड हुआ। शतरंज ओलंपियाड, ठीक, कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। कब से कब तक हुआ दोस्तों? 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक। कब से? 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक। ठीक, इसका शुभंकर थम्बी। क्या पहली बार ये 44वां शतरंज ओलंपियाड कब हुआ? पहली बार भारत में कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। कब से कब तक हुआ? 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक। ठीक, बी ऑप्शन मैराइटोबा दिया गया है। मैराइटोबा 2021 जुलाई और अगस्त में, लास्ट जुलाई से लेके अगस्त तक, 13 या कुछ अगस्त तक चला था। क्या? टोक्यो ओलंपिक
टोक्यो ओलंपिक ये 2021 साल का नहीं, 2020 का था, लेकिन कोविड के चक्कर में, कैसे चक्कर में, कोविड के चक्कर में ये 2020 में ना होके पोस्टपोन हो गया था। 2021 जुलाई लास्ट से लेकर अगस्त तक ये चला था। इसके अगर शुभंकर का पूछ लिया जाए, इसका था मराइटोवा। ठीक दोस्तों, देखो टोक्यो ओलंपिक 2020 मराइटोवा था। अगर इसका पूछ लिया जाए, इसमें 7 पदकों के साथ, देखो टोक्यो ओलंपिक कितने पदक जीते, 7। इसमें से एक स्वर्ण पदक पहली बार जीता था एथलेटिक्स खेल में, किसने, नीरज चोपड़ा ने, नीरज चोपड़ा। किसमें, जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में 88 पॉइंट कुछ का भाला फेंक जीत कर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, इकलौता स्वर्ण पदक। टोटल 7 पदक जीते थे और 7 पदकों के साथ भारत 48वें स्थान पर रहा था। किसमें, 48वें स्थान पर। जो ये टोक्यो ओलंपिक है, ये 32वां टोक्यो ओलंपिक आयोजित हुए। कहाँ पर, टोक्यो जापान में। क्या देखा हमने बी ऑप्शन में, देखो टोक्यो ओलंपिक जुलाई 2021 लास्ट में आयोजन हुआ था। 2020 टोक्यो ओलंपिक का, इसका शुभंकर मराइटोवा और 7 पदकों के साथ, जिसमें एक स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था, किसमें, भाला फेंक में हैं। और इसका 48वें नंबर रहा था, 7 पदक जीत के 48 नंबर रहा था। और टोक्यो ओलंपिक ये 32वें क्रम का 32वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, अब सी ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, सी ऑप्शन ढाका। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पे, हरियाणा के, देखो हुए तो कई शहरों में, लेकिन हरियाणा के पंचकुला में प्रमुख हुए थे। तो इसलिए अगर आपसे हरियाणा राज्य ना देके अगर पंचकुला दिया हो तो पंचकुला भी ऑप्शन में लगा सकते हैं। कहाँ पे, ये 2021, देखो हो 2022 रहे, लेकिन दोनों ये भी 2021 ही वाला है दोस्तों, 22 का नहीं है। ठीक है, ये भी 2021 का काम हुआ हरियाणा पंचकुला में। देखो दोस्तों, इसका अगर पूछा जाए, ये 4th संस्करण है, 4था संस्करण का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था। अगर पहला की पूछ लिया जाए, 2018 में कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। 2019 में पुणे में हुआ था। देखो जब 2018 दिल्ली में हुआ था, तब हरियाणा ने जीता था। किसने जीते थे ये गेम्स, हरियाणा में। और आपकी बार भी जब 2022 में हुए, 4थे संस्करण हुए, तब भी किसने जीता ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हरियाणा ने। तो इसलिए हरियाणा अगर ये पूछ लिया जाए, 2 बार खेलो इंडिया यूथ गेम जीतने वाले राज्य कौन सा है, तो हरियाणा और महाराष्ट्र। क्योंकि 2019 पुणे में हुआ था और 2020 में गुवाहाटी, कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। और दोनों जगह से महाराष्ट्र विजेता बना था। क्या, महाराष्ट्र। ठीक दोस्तों, देखो 4था संस्करण है, पहला 2018 दिल्ली में, फिर पुणे में, दिल्ली में हुआ जब हरियाणा विजेता बना। 2019 में पुणे में हुआ तो महाराष्ट्र, और 2020 गुवाहाटी में तभी महाराष्ट्र, और 2022 में जो 2021 खेलो यूथ गेम्स हुए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का 22 में, कब से कब तक हुए दोस्तों, ये हुए तो कब से कब तक पूछा गया है, तो 4 जून से लेकर 13 जून तक। ठीक, ये तो इसमें विजेता हरियाणा बना। ठीक है, देखो दोस्तों, हम लोगों ने क्या क्या देखा इसमें। हम लोगों ने दोस्तों देखा कि, साफ कर दीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, हम लोगों ने क्वेश्चन देखो क्या था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभांकर। तो शुभांकर क्या था, वीरा। थम्बी 40वें ओलंपियाड शतरंज खेल में, थम्बी का मतलब होता है तेलुगु में छोटा भाई। मराइटोवा टोक्यो ओलंपिक 32वें ढाका खेलो यूथ गेम्स में क्या रहा, आंसर हो गया डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो दोस्तों,
एक क्वेश्चन में कई आपको लमसम 20 पॉइंट तो हमने पिछले एक क्वेश्चन में बताए होंगे, इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको डिटेल एनालिसिस करा रहे हैं। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बना रहे हैं आपके लिए। ठीक दोस्तों, ऐसा मत समझना कि बोरिंग हो गया डिटेल एनालिसिस। कई बच्चे क्या करते हैं कि जहाँ डिटेल एनालिसिस कराने लगो भागने लगते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है व्यास सम्मान 2021। देखो दोस्तों, व्यास सम्मान 2021 जो कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, दिया गया। देखो दोस्तों 2000 व्यास सम्मान ये दिया गया नाटक, एक नाटक लिखा गया महाबली। ये हिंदी का लिखा नाटक था। किसने लिखा था? ये लिखा था डॉक्टर असगर वजाहत। ठीक दोस्तों, ये दिया गया किसके लिए? 2021 व्यास सम्मान के लिए, 2021 के लिए। लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया गया, ये ऑप्शन डॉक्टर शरद पगारे के लिए ये दिया गया, डॉक्टर शरद पगारे को दिया गया 2020 किसके लिए? 2020 व्यास सम्मान के लिए। सी ऑप्शन अगर इसमें देखा जाए, देखो जो प्रोफेसर शरद पगारे वो व्यास सम्मान किसके लिए गया था? 2020 के लिए दिया गया। लेकिन किस नाटक के लिए गया जाता है? पाटल पुत्र की सामग्री सम्राज्ञी, पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए। ठीक दोस्तों, ये एक उपन्यास लिखा था इन्होंने। कब लिखा था? 2010 में। प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 के लिए दिया गया। डॉक्टर असगर वजाहत को 2021 के लिए दिया गया। एक नाटक इन्होंने हिंदी में लिखा, नाटक का नाम महाबली। दोस्तों सी ऑप्शन कवि रामदास मिश्रा, इन्हें 2021 का सरस्वती पुरस्कार मिला, सरस्वती पुरस्कार। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए डॉक्टर रामदास मिश्रा को 2021 के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, तो सरस्वती पुरस्कार। ये पुरस्कार 21वां संस्करण है। ठीक, देखो सरस्वती पुरस्कार और व्यास सम्मान 2021 दोनों ही पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। दोस्तों नोट कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है व्यास सम्मान या सरस्वती सम्मान किस फाउंडेशन के द्वारा दिया, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये हिंदी साहित्य के लिए के बिरला फाउंडेशन काम करता है। ठीक, अगर सरस्वती सम्मान की बात की जाए तो सरस्वती सम्मान 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया गया था पहली बार। ठीक, कब शुरू किया गया था? सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में पहली बार शुरू किया गया था, दिया गया था। ठीक, 2000 आप पूछ ले रामदास मिश्रा को 2021 में किस उपन्यास के लिए दिया गया? मैं तो यहाँ हूँ, ये कृति इनके द्वारा रचित की गई थी, इसके लिए दिया गया। अब डी ऑप्शन दोस्तों दिया गया कवि शरण कुमार लिम्बाले। दोस्तों ये एक मराठी कवि थे, मराठी कवि हैं, थे नहीं दोस्तों सॉरी, मराठी कवि हैं। मराठी भाषा में इनकी रचनाएं इन्होंने एक कृति लिखी थी सनातन। इनके लिए 2020 के लिए सरस्वती सम्मान से नवाजे गए थे। तो देखो दोस्तों चारों नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं और आगे भी एग्जामों में पूछे जाएंगे साल भर तक। देखो क्या क्या पढ़ा हमने दोस्तों, हमने पढ़ा देखो डॉक्टर शरद पगारे को 2020 व्यास सम्मान दिया गया। पाटलिपुत्र की सामग्री कृत उपन्यास के लिए डॉक्टर असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 के लिए दिया गया। महाबली नाटक के लिए और कवि रामदास मिश्रा तो हिंदी उपन्यास। हाँ दोस्तों, हिंदी एक कृति इन्होंने रखी, मैं तो यहाँ हूँ, और ये गोरखपुर के इनका जन्म हुआ है, गोरखपुर के यूपी के रहने वाले हैं ये। ठीक दोस्तों,
अब कवि शरद कुमार लिम्बाले तो ये मराठी भाषा के कवि हैं और इनकी एक कृति जो रचना थी सनातन, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2020 के लिए दिया गया। तो दोस्तों पूछा गया व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया दोस्तों? डॉक्टर असगर वजहात, नाटक महाबली के लिए। याद रखा, बहुत कन्फ्यूजन होता है, आपको पूछ लिया जाएगा 2020 व्यास सम्मान किसे दिया गया, यही ऑप्शन होंगे। आपने पढ़ा होगा लेटेस्ट में तो नहीं मिला डॉक्टर असगर वजहात को, आप ये नहीं समझे थे, पूछा 2020 का गया। इसलिए क्वेश्चन पढ़ते समय सावधानी रखा करिए, सावधानी पूर्वक क्वेश्चन के आंसर दिया करिए, पूरा पढ़ लिया करिए। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात अगर आपसे कर ली जाए, देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ए ऑप्शन 136वां, बी ऑप्शन 132वां, सी ऑप्शन 150वां, डी ऑप्शन 121वां। आपसे देखो किसके द्वारा जारी होता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप पूछ लिया जाए संस्करण, ये 20वां संस्करण है। ठीक दोस्तों, 20वां संस्करण है। टोटल 180 देशों में कितने सदस्य देश के ऊपर रिपोर्ट जारी की गई? 180 देश हैं। 180 देश में भारत का स्थान दोस्तों 150वां है। अगर आपके पास शीर्ष देश पूछ लिया जाए, शीर्ष देश कौन सा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो नार्वे के बाद डेनमार्क और डेनमार्क के बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्वीडन। और अगर लोएस्ट में अंतिम स्थान वाला पूछ लिया जाए, अंतिम स्थान पर कौन है? उत्तर कोरिया। देखो दोस्तों क्या हमने बात की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के कौन सा स्थान है। देखो सबसे पहले रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, ये 20वां संस्करण है दोस्तों इसका। और 180 देशों में 150वां स्थान भारत का है, किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। प्रेस की क्या स्थिति है, इससे पता चलता है दोस्तों कि भारत में जो ये न्यूज़ चैनल हैं कैसे काम करते हैं। और शीर्ष स्थान पूछ लिया था नार्वे, डेनमार्क और स्वीडन। अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया का स्थान है। तो इसका आंसर क्या दोस्तों? इसका आंसर हो गया सी, 150वां। अब बात करी जाए 136वें की बात करी जाए तो ये विश्व खुशहाली सूचकांक है। सूचकांक में भारत का स्थान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136वां स्थान है। अगर शीर्ष पूछ लिया जाए तो शीर्ष पे फिनलैंड है। ठीक दोस्तों, शीर्ष पे फिनलैंड है और दूसरे स्थान पे डेनमार्क है। देखो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136वां है। अगर आपसे शीर्ष पूछ लिया जाए क्योंकि विश्व खुशहाली सूचकांक में, तो फिनलैंड शीर्ष पे है और दूसरे नंबर पे डेनमार्क है। अगर 132वां, बी ऑप्शन 132 दोस्तों दिया गया। अभी हाल ही में HDI रिपोर्ट आई। HDI रिपोर्ट में 191 देशों में भारत का स्थान 132वां दिखाया गया। रिपोर्ट जारी हुई, उसमें HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 191 देशों पे रिपोर्ट जारी हुई। इसमें भारत का स्थान क्या था? 132वां। अगर इससे पहले की बात की जाए, रिपोर्ट आई तो 189 देशों में 131वां स्थान था भारत। मतलब भारत लगातार घटता जा रहा है, स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। ठीक दोस्तों, अब इसमें अगर शीर्ष पूछ लिया जाए तो HDI रिपोर्ट में तो स्विट्जरलैंड के बाद नार्वे। ठीक दोस्तों, नार्वे। अगर आपके पास बात की जाए 121वां स्थान डी ऑप्शन के, डी ऑप्शन में वैश्विक सतत विकास का ये रिपोर्ट है। किसमें? 163 देशों में भारत का स्थान 121वां। किसमें? वैश्विक सतत विकास की रिपोर्ट जारी होती है, इसमें भारत का 163 में 121वां स्थान भारत का है। तो इसमें क्या क्या पढ़ा दोस्तों हमने? इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? इसका आंसर हो गया
इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन, किसका, विश्व प्रेस शुद्धता सूचकांक का। हमने क्या क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी होगा 20वां संस्करण है, 180 देशों में 150वां भारत के स्थान है दोस्तों, और शीर्ष का नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और अंतिम स्थान उत्तर कोरिया, किसमें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अब बात करते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136वां है, जबकि टॉप पे फिनलैंड का स्थान है, और HDI रिपोर्ट में भारत का स्थान 132वां है 191 देशों में, और टॉप की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड का है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित घटनाक्रमों को व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, जितनी भी राज्य पुनर्गठन आयोग पे या भाषाई आधार पे कब हुआ, पहली बार हुआ, या कौन सा राज्य दूसरी बार हुआ, या गठन कब इनके लिए आयोग बना, कितने आयोग बने, कौन सा पहले बना, या इस बहुत के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में इससे मिलता है। देखो दोस्तों, भारत 1947 में आज़ाद होने के बाद में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का एक मांग उठने लगी। जैसे तेलुगु वाले कहने लगे मेरे भाषा के आधार से बना दीजिए, तमिल वाले, हिंदी वाले, या मराठी भाषा के, या और किसी भी, कई भाषाएं, भारत भाषाओं का देश है, तो इसलिए राज्यों का पुनर्गठन इसी आधार पर हो कि भाषा के आधार पर हो। इसकी मांग बहुत ज़ोरों से पकड़ने लगे। जब बहुत ज़ोरों से पकड़ने लगे तो उस तत्कालीन संविधान सभा के जो संविधान सभा के अध्यक्ष के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने 27 नवंबर 1947 को एक आयोग बनाया। वह आयोग का नाम क्या था दोस्तों, भाषाई प्रांत आयोग। कब बनाया, पूछ दिया जाए, भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब किया गया, 27 नवंबर 1947 को, और किसके द्वारा किया जाए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। इस भाषाई प्रांत आयोग के जो अध्यक्ष उसमें थे न्यायमूर्ति एस के धर। ये भाषाई प्रांत आयोग 4 सदस्यीय था। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जो पहला एस के धर जो कमेटी जो बनी थी, कमेटी समिति का गठन कब किया गया, तो कब किया गया, 27 नवंबर 1947 को। ये अगर दूसरा भी नाम पूछ लिया जाए, देखो एस के धर कमेटी पूछ लिया जाएगा या भाषाई प्रांत आयोग के नाम से पूछे, दोनों एक ही चीज़ें, क्योंकि भाषाई प्रांत आयोग बना है, उसके जो अध्यक्ष के एस के धर थे, ये न्यायमूर्ति थे, कितने थे, 4 सदस्य थी। देखो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कब, दिसंबर 1948 में। इनकी रिपोर्ट इन्होंने भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन का विरोध किया। क्या किया, इन्होंने भी भाषाई आधार पर जो मांग थी राज्यों के पुनर्गठन की, उसको खारिज कर दिया। इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इन्होंने कहा कि प्रशासनिक आधार पर या विकास के आधार पर, जिससे भी विकास हो सके प्रशासनिक आधार पर। दूसरा एक भौगोलिक आधार पर प्रशासनिक भौगोलिक विकास के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन की इन्होंने अनुशंसा की। इस रिपोर्ट के मद्देनज़र इसके बाद में एक कमेटी का गठन किया गया समिति का, उसे बोलते हैं JVP। मतलब इस समिति में 3 सदस्य थे। पहला सदस्य जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सदस्य वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे सदस्य थे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, 3 सदस्य थे। देखो दोस्तों, ये नोट कर लेना, इसलिए ये साफ करते रहे। पट्टाभी सीतारमैया कौन समिति की, कब के, किसके बाद, एस के धर समिति की रिपोर्ट के बाद में इसके मद्देनज़र एक समिति की गठन किया गया, इसका JVP बोलते हैं,
ठीक। और उसके जवाहरलाल नेहरू, उस वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया 3 सदस्य थे। इन्होंने भी 1 अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। कब दी? 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में इन्होंने भी भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन का विरोध किया। किसका विरोध किया? इन्होंने विरोध किया, खारिज कर दिया। जो पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन की मांग हो रही थी, वो भी भाषाई आधार पर हो रही थी, उसका विरोध किया। इसके रिपोर्ट के बाद में पट्टाभी पोट्टी श्री रामल्लू ने, जो कि आंध्र प्रदेश के थे, इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन करते हुए, इन्होंने क्या किया? समर्थन करते हुए भूख हड़ताल कर दी। किसने? इन्होंने, पोट्टी श्री रामल्लू ने भूख हड़ताल 56 दिनों बाद। कब? 56 दिनों बाद 15 दिसंबर 1952 को, कब? पोट्टी श्री रामल्लू के समर्थन के बाद इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जो 56 दिनों बाद दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई मृत्यु? इनकी मृत्यु से के बाद ही आनन फानन, उस समय भारत में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के, नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठन कर दिया। किस आधार पर? भाषाई आधार पर। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। आंसर ठीक दोस्तों, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब? अक्टूबर 1953 में। कब? अक्टूबर 1953 में गठन कर दिया। इसके बाद इन सब के बाद दोस्तों एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसका राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया दोस्तों। अब बहुत कंफ्यूजन होता है किसका? राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम में। क्लियर देख लेना दोस्तों। इसका गठन 1953 में किया गया। ठीक। इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे फजल अली अध्यक्ष थे। इसमें इस राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे। के.एम. पनिक्कर, नोट कर लेना दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। के.एम. पनिक्कर, दूसरा हृदयनाथ कुंजरू। क्या थे? ये पहला था के.एम. पनिक्कर, दूसरा थे के.एम. कुंजरू। 2 इसके सदस्य थे। ये अध्यक्ष फजल अली थे। ठीक है। इनके कब गया? 1953 में। इनकी रिपोर्ट आई 1955 में। कब आई? इनकी रिपोर्ट 1955 में। इनकी रिपोर्ट के मद्देनजर इनके आधार बनाकर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया? 1956 में। कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए दोस्तों। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में किसकी अध्यक्षता? फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्य के, पहला सदस्य के.एम. पनिक्कर, दूसरा कुंजरू हैं। कब इन्होंने रिपोर्ट दी? अपनी रिपोर्ट दी उन्होंने 1955 में। इसी आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। कब? 1956 में। इसके जरिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के जरिए 7वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान में कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। और 7वां संविधान संशोधन के अंदर जो 4 भागों में वर्णित था, राज्य भारत के भाग का, ये 4 भागों में वर्णित थे, उनको सबको समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य अस्तित्व में आए। कितने? 14 राज्य। इसलिए पूछा जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। याद रखना। दोबारा देख लीजिए क्या क्या इससे बात हुई। सबसे पहले भाषाई प्रांत आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? 1947 में। इसकी अध्यक्षता एस.के. धर न्यायमूर्ति ने थी। 4 सदस्यीय आयोग था। इनकी रिपोर्ट 1948 में आई।
आई, इनकी रिपोर्ट में भी भाषाई आधार पर खारिज कर दिया जाए, राज्यों का पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया गया। उसके बाद JVP कमेटी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की समिति गठन किया गया। उनकी रिपोर्ट में 1 अप्रैल 1949 को भी भाषाई आधार पर राज्यों में पुनर्गठन का विरोध किया गया। इसके मद्देनजर रखते हुए पोटी श्रीरामुलु ने राज्यों का पुनर्अधिनियम के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू कर दी और 56 दिनों बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत ही आनन फानन में भारत सरकार में उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो 1 अक्टूबर 1953 में पहला भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया दोस्तों। इसके आधार पर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का भी गठन किया गया। उसमें 4 सदस्य के और उसमें पूर्व न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में देखो 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, टोटल 3 सदस्य थे, KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरे। इनकी रिपोर्ट 1955 में आई। 1955 के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम पेश किया गया। कब? 1956 में। उसके आधार पर संविधान में 7वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य अस्तित्व में आए। पूरी कहानी दोस्तों आप देखते हैं क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों? देखो, राज्यों का पुनर्गठन संबंधी घटना को व्यवस्थित कीजिए। JPV समिति का गठन कब किया गया? 1949 को, मतलब 48-49। पोटी श्रीरामुलु मृत्यु कब? 1952 में। और SK धर समिति का गठन 1947 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो किया जाए 1953 में। लगाना है शीर्ष क्रम में। सबसे पहले SK धर समिति का गठन, तो 3 नंबर किस में है? 3 पहला। उसके बाद JVP समिति, उसके बाद पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु, और उसके बाद राज्य पुनर्गठन। तो इसका आंसर हो गया B। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, नोट कर लेना। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इससे एक क्वेश्चन से आपके पूरे क्वेश्चन मन के जितने भी सवाल बनते हैं सभी समाप्त हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई अनुसूचियों से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। देखो, सबसे पहली बात 9वीं अनुसूची। सबसे पहले 9वीं, देखो जब संशोधन मूल रूप में था तब 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत, प्रथम संविधान संशोधन कब आया? 1991। दूसरे, प्रथम संविधान संशोधन के तहत भूमि अधिनियम भी जोड़ा गया, मतलब भूमि अधिनियम, भूमि से संबंधित कानूनों को संवैधानिक संरक्षण दे दिया गया। ठीक दोस्तों, कब आया 9वीं अनुसूची? 1900 प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत। दूसरी 11वीं अनुसूची, 9वीं के बाद 10वीं अनुसूची दोस्तों। 10वीं अनुसूची आई 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये कब 52वां हुआ संविधान संशोधन? 1985 में। और 52वां संशोधन बहुत फेमस 52वां संविधान संशोधन हुआ था। किस लिए? दल बदल विरोधी अधिनियम। दल बदल विरोधी अधिनियम। ठीक, कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? दल विरोधी। उस समय में 1985 के आसपास में दल तोड़ के बहुत लोग इधर उधर जा रहे, तो उस समय की सरकार ने, राजीव गांधी सरकार ने ये अधिनियम लाया था। ये संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल पे रोक लगा दी थी। मतलब उसमें एक नियम डाल दिया था, इतने हों तभी दल बदल, नहीं तो सदस्यता रद्द मानी जाएगी थी। ठीक, तो कब हुआ 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1925 में। ठीक, 10वीं के बाद दोस्तों 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन कब आया? 1992। और 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में पंचायतों को सशक्तिकरण किया गया। किसका? पंचायतों का सशक्तिकरण किया गया है। पंचायतों के माध्यम से इसमें पंचायत सशक्तिकरण, पंचायत 29 विषय थे और भाग 9 जोड़ा गया। कितने? भाग 9 के अंतर्गत। ठीक, और आया डी ऑप्शन 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक, कब जोड़ी गई? ये भी 74वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़ी गई। और कब जोड़ी गई? 1992 में। अब
मिला क्या पूछा, असत्य कथन। देखो 10वीं अनुसूची 92वां संविधान संशोधन ये सही है 1985 में। 11वीं अनुसूची 33वें संविधान संशोधन 1992 में, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुई थी, ये भी सही है। डी ऑप्शन देखते हैं। 12वीं अनुसूची 1992 में और 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई और लिखा गया इसमें 86वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो गया। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं डी जो देखो 12वीं अनुसूची कैसे जोड़ेगी, 74वें संविधान संशोधन से। कब, 1992 में। नगर पालिका से संबंधित थे 18 विषय थे दोस्तों और भाग 9 का में जोड़े गए। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं 86वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दोस्तों मूल कर्तव्य, नीति तत्व और मौलिक अधिकार तीनों में संशोधन किए गए। किसमें, अगर आपसे पूछा जाए एक ऐसा संविधान संशोधन कौन सा है जिसमें मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति तत्व में संशोधन किया गया, सिर्फ एक संविधान संशोधन से दोस्तों। तो कौन सा संविधान संशोधन कहेंगे, 86वां संविधान संशोधन। कब किया गया, 2002 में दोस्तों किया गया। 2002 में किया गया। इसमें क्या क्या था दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन कब आया अस्तित्व में, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दोस्तों। इसके अंतर्गत पहला ऐसा संविधान संशोधन है दोस्तों जिसमें मूल अधिकार में संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत मूल कर्तव्य में भी संशोधन किया गया और इसी के आधार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी परिवर्तन किया गया। मूल अधिकार में दोस्तों क्या किया गया, ये मूल अधिकार के अंदर अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया दोस्तों। क्या जोड़ा गया, 21 का के जरिए 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया। क्या किया गया, शिक्षा को अनिवार्य किया गया। मूल कर्तव्य में क्या किया गया है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को 51 का में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कब, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। पहले मूल कर्तव्य कितने थे, 10 थे और मूल अधिकार शुरू में कितने थे, 7 थे और वर्तमान में 6। देखो मूल अधिकार एक कम हुआ, कम कौन हुआ, संपत्ति का अधिकार। पहले मूल अधिकार था, अब वैधानिक और कानूनी अधिकार लीगल बना दिया गया है। ठीक दोस्तों, वो कब, 300 अनुच्छेद 300 का में, कौन से भाग में, 12 में, अनुच्छेद 12 में डाल दिया गया और पहले भाग 3 में था, संपत्ति का था। मौलिक मूल कर्तव्य पहले 10 थे, अब 11वां कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा अभिभावक की जिम्मेदारी होगी ये। और नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया। ठीक दोस्तों, अब क्या क्या पढ़ा हमने, पढ़ा 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991 में, 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 में, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 और 86वें संविधान संशोधन में तीनों मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राजनीतिक तत्व में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान संशोधन हुआ। पहला ऐसा संविधान संशोधन है। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। सल्तनत काल में काजी उल कुजात का संबंध। देखो सल्तनत काल में बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर, देखो एक तो कब से कब तक बहुत से राजा आए गए, वो सब पूछा जाता है। एक इस समय जो नया पैटर्न चला है तो पूछा जाता है शब्दों के ऊपर। तो काजी उल कुजात से क्या तात्पर्य है दोस्तों, यह न्याय विभाग का प्रमुख होता था। क्या होता था, ये क्या होता, न्याय विभाग का प्रमुख। कौन, काजी उल कुजात। अगर पूछ गया। दूसरा दिया गया है, यह व्यय के कागजातों की देखभाल करता था। ये जलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अस्तित्व में आया। और क्या जाता है, दीवान ए वकूफ। अब दूसरा धर्म विभाग का अगर प्रमुख की बात कर ली जाए दोस्तों, इसे सद्र उस्र सुदूर कहते थे।
ठीक दोस्तों, अगर गुप्तचरों के प्रमुख की बात चले जाए कि गुप्तचरों के प्रमुख को क्या कहते थे, बरीद ए मुबालिक, बरीद ए मुबालिक। ठीक दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। इसका आंसर क्या दोस्तों हो गया, ए ऑप्शन। ये काजी उल कुजात क्या था, न्याय विभाग का प्रमुख था दोस्तों। आधुनिक इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई, एनी बेसेंट के द्वारा की गई। देखो एनी बेसेंट, दो क्वेश्चन बनते हैं, पहली महिला और पहली भारतीय महिला। अगर पहली महिला की बात की जाए तो एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। अगर पहली भारतीय महिला की बात की जाए तो डॉक्टर सरोजिनी नायडू ने की थी। कब थी 1925 कानपुर में। ये 41वां अधिवेशन था, ठीक है, कानपुर में हुआ था ये सरोजिनी नायडू। अगर पूछ लिया जाए सरोजिनी नायडू के बारे में, उत्तर प्रदेश बारे में फैक्ट है, आप लोग कमेंट करना। ये उत्तर प्रदेश की कौन सी राज्यपाल बनी, ठीक, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग कमेंट करना। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, ठीक। अगर 1917 में 33वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसमें एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की। एनी बेसेंट ने, ये प्रथम महिला अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब बात 1915 में मुंबई में की थी। मुंबई में ये हुआ था 31वां। ये सर प्रसन्न सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। सर प्रसन्न सिन्हा ने अध्यक्षता की थी और इसमें खासियत था कि लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। विदेशी ब्रिटिश गवर्नर ने, ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। कब, 1915 मुंबई अधिवेशन में। 31वां अधिवेशन पूछा जाता है। सर प्रसन्न सिन्हा, शायद पूरा नाम माइंड क्लिक नहीं कर रहा है, लेकिन ये जरूर है, सर प्रसन्न सिन्हा के अध्यक्षता की थी दोस्तों। अब बात करते हैं फैजपुर 1937 में। ये 1937 में 51वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता की थी। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी दोस्तों। और ये पहला ऐसा अधिवेशन जो सिर्फ एक ही अधिवेशन हुआ है वो कांग्रेस का, जो गांव में हुआ है, ठीक। पूछा जाता है ऐसा अधिवेशन बताइए जो गांव हुआ, तो फैजपुर अधिवेशन। किसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक। पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू 1925 में। कानपुर अधिवेशन कब, कौन सा अधिवेशन अगर क्रम पूछ लिया जाए, 41वां, लेकिन इतना पूछा नहीं जाता है 41वां। वो अगर बहुत ही हार्ड एग्जामिनर को बनाना हो तभी वो पूछेगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते, इसका आंसर क्या हो गया, क्या पूछा था, एनी बेसेंट द्वारा किया गया। कब, 1917 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। देखो दोस्तों, वायुमंडल में सबसे प्रमुख गैस, इसकी पूछा नहीं जाएगा, इसकी क्या है सबसे कम पूछा जाएगा, या फिर नाइट्रोजन पूछ लिया जाएगा। नाइट्रोजन प्रमुख रूप से पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन दूसरे नंबर के पाई जाती है। ऑक्सीजन के बाद अगर बात करी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसके बाद बात की जाए, आर्गन की बात की जाए, आर्गन और क्रिप्टॉन की बात की जाए, ठीक। मुख्य रूप से ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछी जा सकती हैं, जिनका कितनी परसेंट पूछी जाती है, ये परसेंट कभी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ सबसे ज़्यादा सबसे कम। अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन में 78.08% पाई जाती है वायुमंडल में। ऑक्सीजन पाई जाती है 20.95
अगर C2 की बात की जाए तो 0.36%, अगर आर्गन की बात करी जाए तो 0.093। ठीक दोस्तों, अगर कैप्टॉन की बात की जाए तो 0.001%। सी लगभग आपको सिर्फ 3-4 देखनी है। उसके बाद कोई नियान की बात की जाए तो 0.002%, की बार हीलियम की बात की जाए तो 0.005%, अगर जीनॉन की बात की जाए 0.00009%, अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो 0.00005%। तो सबसे कम कौन सी गैस? हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे कम हाइड्रोजन पाई जाती है और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। शीर्ष 3 याद रखना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से सरला बाला देवी चौधरानी से संबंधित है। देखो दोस्तों, सरला बाला देवी चौधरानी ने सन 1910 ईस्वी में एक स्थापना की। किसके लिए? भारत स्त्री मंडल की। कहाँ की? कलकत्ता के। इसके जरिए भारतीय महिलाओं को शिक्षा और भारतीय महिलाओं की शिक्षा, विधवाओं का दशा सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया? भारतीय स्त्री मंडल की स्थापना की। कब की? 1910 में की। उसके बाद निष्काम कर्म मठ पूजा दिया गया, ये पूना में स्थापना थी। इसका धौंधौ एक थे, इन्होंने भी 1910 में धौंधौ करवे करके एक सदस्य थे, उन्होंने अध्यक्षता की। सबसे पहली बात, सेवा समिति इलाहाबाद, इसके 1914 में स्थापना हुई। इसका भी प्रमुख कार्य क्या था? इसका भी प्रमुख कार्य ये था कि शिक्षा के जरिए और महिलाओं को उद्धार के जरिए, सामाजिक रूप से पिछड़े हों या शिक्षा के रूप में पिछड़े हों, किसी भी रूप में उनका शिक्षा के जरिए उनको बढ़ावा देना। सेवा समिति का नारायण मल्हार जोशी ने, किसके थे? नारायण मल्हार जोशी ने इसकी स्थापना की। नारायण मल्हार जोशी ने। ठीक दोस्तों, सोशल सर्विस लीग हृदयनाथ कुंजरू द्वारा कब? 1911 में दोस्तों। इसका भी काम पिछड़े लोगों को आगे लाना था। लगभग सभी का काम दो लोगों, इसका काम स्त्री की शिक्षा व विधवाओं के ऊपर काम करना था। इसका भी काम था पिछड़े लोगों को आगे लाना। सेवा समिति का काम शिक्षा के जरिए लोगों को आगे, और सोशल सर्विस लीग के काम था स्कूलों की स्थापना के जरिए। ये स्कूलों की स्थापना करते, उसके जरिए लोगों को में सामाजिक शिक्षा के माध्यम से स्कूल की स्थापना करते थे। उसके माध्यम से ये पिछड़ों को आगे लाने का कार्य कर रहे थे। किसके जरिए? सोशल सर्विस लीग के जरिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का उल्लेख है? देखो दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 162 में दिया गया है। आंसर सी हो जाए। अगर अनुच्छेद 169 की बात की जाए तो इसमें विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया की बात की गई है। विधान परिषद के सृजन की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 1969 में। और अनुच्छेद 200 में जो भी विधायिका द्वारा कोई भी विधेयक पारित होता है वो राज्यपाल की रखना इसमें दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 200 में। राज्यपाल चाहे उस पर अपनी अनुमति दे सकता है, ना चाहे तो वापस कर देता है। लेकिन अगर विधायिका दोबारा भेजती है तो उसे राज्यपाल को अनुमति देनी पड़ती है। ठीक दोस्तों, किसके लिए? अनुच्छेद 200 में लिखा है। अनुच्छेद
174 में राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुला सकता है, विकृत कर सकता है या उसे सत्रावसान कर सकता है। जो भी बुलाने की, विकृत करने की या सत्रावसान करने जो भी शक्ति का वर्णन दिया है, किसमें वर्णन है? अनुच्छेद 174 में वर्णन दिया है दोस्तों। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार किसमें? अनुच्छेद 162 में दिया गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। यूपी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी न किसी पेपर में यूपी के जितने भी एक्सप्रेस वे अभी गंगा एक्सप्रेस पे, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे या जितने भी बन रहे हैं, यूपी अभी 13 एक्सप्रेस वे वाला सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। परिचालन में पहला राज्य है जो सबसे ज़्यादा है, ये एक फैक्ट है। देखो पूर्वांचल एक्सप्रेस की नवंबर 2021 में नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? सुल्तानपुर में। ठीक, सुल्तानपुर में इसका उद्घाटन किया। कहाँ पे? सुल्तानपुर में। कब? नवंबर 21 में। इसकी अगर बात की जाए एक्सप्रेसवे की लंबाई पूछ ली जाए तो लंबाई लगभग 340.825 किलोमीटर, इसलिए लगभग इसे 341 किलोमीटर भी कहते हैं। ये पहला पॉइंट सही है क्योंकि पूछा गया है असत्य कथन का चयन करिए। देखो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ जनपद से गाजीपुर से जोड़ता है। लखनऊ में एक जगह है वो चांद सराय गांव। ठीक, चांद सराय गांव से शुरू होता है ये पूर्वांचल एक्सप्रेस और गाजीपुर के एक हैदरिया गांव है, हैदरिया गांव, वहाँ तक ये जाता है। इसलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से गाजीपुर तक जोड़ता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही और ये भी सही। और ये NH अगर NH दर्जा दिया जाए 731 NH का दर्जा इसे दिया गया है। ठीक, इस एक्सप्रेस के मार्ग में आने वाले 9 जिले, देखो पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा जिला पूर्वांचल एक्सप्रेस पर नहीं पड़ता है या कौन सा पड़ता है। बहुत खुश है, इसलिए अच्छे देखना। लखनऊ से शुरू होता है। लखनऊ कहाँ शुरू होता है? चांद सराय गांव से शुरू होता है। लखनऊ बाराबंकी होते हुए अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर के हैदरियापुर गांव तक जाता है। इसलिए 9 जिले बीच पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये सिर्फ लखनऊ से नहीं जोड़ता है। जब देखो लखनऊ से पूर्वांचल को ये जोड़ता है। जितने भी 9 जिलों में कारखाने औद्योगिक चीज़ें पड़ती है उसका विस्तार और लोगों को कनेक्टिविटी जब लोगों के बीच जुड़ती है तो औद्योगिक और विकास होता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है। ये पूरे 9 जिले जो पड़ते हैं। इस एक्सप्रेस वे पे सुल्तानपुर के कोरे भर गाँव के पास में एक 3.6 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया है। ये गलत दोस्तों, ये डाटा गलत है। इसकी जगह कहीं 3.2 किलोमीटर है, कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 3.3 किलोमीटर भी लिखा है, लेकिन ये ज़्यादा अगर ये ऑप्शन है तो ये लगाना 3.2 किलोमीटर का। यहाँ पे वायुसेना के हेलीकॉप्टर सुखोई या मिराज जितने भी इस पे उतर सकते हैं। इसलिए कौन सा गलत है? ये गलत। और तीनों सही। पूछा क्या? असत्य, तो यही डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। UNEP का गठन कब हुआ था दोस्तों? UNEP माने यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। अगर पूछा जाता है शॉर्ट फॉर्म देखे, फुल फॉर्म पूछा जाता है UNEP का फुल फॉर्म बताइए तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक दोस्तों, ये इसका गठन कब किया गया? 1972 में। इसमें सदस्य कितने? 193 देश सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है नैरोबी केन्या। ठीक दोस्तों, नैरोबी केन्या। तो क्या आंसर हो गया? बी 1972। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, वायुमंडल से संबंधित है। देखो वायुमंडल पे जो
वर्गीकरण किया गया है, किस आधार पर किया गया है? घनत्व के आधार पर और तापमान के आधार पर। उसके अलावा कोई भी चारा नहीं है इसका वर्गीकरण करने का। 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है: क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयनन मंडल और वहा मंडल। ठीक है, सबको क्रम घनत्व के आधार पर और ताप के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें देखते हैं क्षोभ मंडल बारे में लिखा है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर है, बिल्कुल सही है। सबसे संबंधित असत्य कथन का चयन करिए। देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्षोभ मंडल, देखो क्षोभ मंडल सबसे पहली बात निचला संस्तर है, सबसे नीचे का भाग। और क्षोभ मंडल को अगर दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो परिवर्तन मंडल भी दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल भी। क्योंकि जितने भी परिवर्तन होते हैं, कोहरा, ओस, बारिश या जो भी घटनाएं होती हैं, सब कहाँ होती हैं? पूछ लिया जाए क्षोभ मंडल में। पूछा जाता है कि निम्नलिखित घटनाएं कौन सी घटना क्षोभ मंडल में नहीं होती है। तो आप याद रखना कि जितनी भी बादल बनता है, कोहरा बनना या बारिश होना या जो भी घटनाएं होती हैं, कहाँ होती हैं? परिवर्तन मंडल में। अब देखते हैं, एक फैक्ट देखते हैं। देखो, जीरो से लगभग 13 किलोमीटर तक, जीरो से धरती की सतह से 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक? जीरो, पृथ्वी की सतह से लेकर 13 किलोमीटर तक। पहला पॉइंट देखिए, इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर तक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 0 से 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। और ध्रुव के निकट ये 8 किलोमीटर के पाई जाती है। तो मतलब अगर पूछ लिया जाए सबसे कम क्षोभ मंडल जहाँ पाया जाता है, ध्रुव के पास, क्योंकि सिर्फ 8 किलोमीटर का ही विस्तार है। अगर सबसे ज़्यादा मोटाई पूछ ली जाए तो कहाँ पे? विषुवत पे कहाँ पे? 18 किलोमीटर की है। ठीक, ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन, क्षोभ मंडल मोटाई विषुवत पे सबसे अधिक है। सबसे अधिक है, कितना किलोमीटर की है? 18 किलोमीटर की। ये भी सही है दोस्तों। सी ऑप्शन लिखा है, इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से घटता जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। 100 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है। देखो क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा किसे कहते हैं? क्षोभ सीमा, देखो क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल और सप्ताह मंडल को अलग करने वाली एक लाइन को क्षोभ सीमा कहते हैं। ये जो लाइन होती है, सीमा होती है, कितनी किलोमीटर मोटी होती है? 1.5 किलोमीटर मोटाई होती है। पूछा गया है क्वेश्चन क्षोभ मंडल के बारे में, कितनी मोटी होती है? तो 1.5 किलोमीटर। देखो इसमें फैक्ट लेता है, विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा की हवा का तापमान कितना होता है? -45 डिग्री। ये गलत है दोस्तों, ये होता है -80 डिग्री सेंट। ठीक, कहाँ पे? विषुवत वृत्त के ऊपर। अगर ध्रुव के ऊपर पूछ लिया जाए तो ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, तो क्या असत्य पूछा था? असत्य एक ही है, तो इसलिए डी आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। ये भी भूकंप से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भूकंप में जब भूकंप आता है तो ऊर्जा से जरिए 3 लहरों में विभाजित होती है। पहली लहर, प्राथमिक लहर, द्वितीय लहर और थर्ड लहर। ठीक है, P, L और S 3 भागों में विभाजित है। देखो हम आज क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन दिया गया प्राथमिक या संपीड़नात्मक या P तरंगे से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। देखो दोस्तों, यह पहला ऑप्शन है, यह भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक वेगवान होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसकी जो गति होती है 8 से 14 किलोमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 8 से 14 किलोमीटर। आपसे सीधा सीधा अगर पूछ लिया जाए कि भूकंपीय तरंग सर्वाधिक वेगवान होती हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इसका वेग कितना होता है तो 8 से 14 किलोमीटर का होता है दोस्तों। पी तरंगे सिस्मोग्राफ स्टेशन में सबसे पहले पहुंचती हैं। बिल्कुल राइट क्वेश्चन, क्योंकि जब वेग सबसे अधिक होता है तो सबसे पहले पहुंचेगी जहाँ पे मूल केंद्र होता है इसका भूकंप आने का। तो ये लहरें प्रकाश तरंगे तथा जल तरंगों में समान होती हैं, ये दोस्तों गलत है। ये जो तरंगे होती हैं ये ध्वनि तरंगों, ध्वनि या अनुदैर्घ्य तरंगे जैसी होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ये क्वेश्चन गलत। ये ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों से होकर यात्रा कर सकते हैं। इनकी यात्रा करने में ठोस भी में कर सकती है, द्रव में भी कर सकती है और गैसीय अवस्था में भी कर सकती है।
तो सी ऑप्शन हो जाए, क्योंकि डी ऑप्शन भी पॉइंट सही है, ए का पॉइंट भी सही है और बी का भी सही है। गलत किसका है? ई लहले प्रकाश तरंगे और जल तरंगों समान का, ये नहीं करते, ये करेंगे एल तरंगे, सेकेंड जो गौड़ तरंगे आती हैं, जो दूसरी तरंगे हैं वो प्रकाश की तरंगे और जल तरंगे समान कार्य करती है, लेकिन प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगों के हिसाब से काम करती हैं। जब भी अगले किसी भी सीरीज लाएंगे तो उसमें अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे के बारे में एक क्वेश्चन लेके आए जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक, इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में किस देश के साथ मिस्र की सीमा नहीं लगती? दोस्तों देखते हैं, देखो मिस्र के बारे में अगर अब आप पढ़ें तो मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया और यूरोप का जंक्शन कहते हैं। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आता रहता है, पूछा जाता है एशिया और यूरोप का जंक्शन कैसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? मिस्र होगा। अब पूछा क्या है? सीमा नहीं लगती है। देखो मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर पड़ता है। क्या पड़ता है? उत्तर में, और उत्तर पूर्व में अगर बात की जाए, उत्तर पूर्व में बात की जाए तो इजराइल पड़ता है। पूर्व की बात की जाए तो लाल सागर पड़ता है। ठीक, अगर दक्षिण पश्चिम की बात की जाए तो सूडान और लीबिया पड़ता है। ठीक, ये चारों ओर से आपको घेरे है। आप पूछा गया है उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में इजराइल, पूर्व में लाल सागर और दक्षिण की बात की जाए सूडान और लीबिया। अगर पश्चिम की बात है थोड़ा ये दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ता है? लीबिया पड़ता है। तो क्या नहीं आए हैं? चार्ट की बात हमने नहीं की, इसलिए ये नहीं पड़ता है। तो उसके बाद मिस्र में नील नदी पड़ती है। नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, और नील नदी तो मिस्र का वरदान भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे सिनाई द्वीप भी पड़ता है। बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन इसके लिए इतना ही जरूरी है। पूछा क्या था? आंसर हो गया बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? कैस्पियन सागर से नहीं लगती। देखो कैस्पियन सागर एक आंतरिक झील है, एक प्रकार की झील है। और ये कैसी झील है? ये खारे पानी की झील है दोस्तों, खारे पानी की झील। हाँ, दूसरा ये अंतर्देशी प्रकार की झील है। खारे पानी की झील है और अंतर्देशी प्रकार की। ठीक, इसमें कौन कौन से कैस्पियन सागर के आसपास नहीं सीमा लगती हैं देखते हैं। देखो सबसे पहली बात, कैस्पियन सागर कहाँ से कहाँ तक? ये कैस्पियन सागर ये दिया गया है। कहाँ से? ये यहाँ से लेकर ये कैस्पियन सागर। देखो कैस्पियन सागर के बाद उत्तर में की जाए और पूर्व में बात की जाए, पूर्व और दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान पड़ता है। ठीक, ये तुर्कमेनिस्तान पड़ता है। और पूरा जाए उत्तर और पूर्व की बात की जाए तो कजाकिस्तान पड़ता है। और दक्षिण और उत्तर और पश्चिम की बात की जाए तो रसिया पड़ता है। और पश्चिम की बात अजरबैजान पड़ता है। ठीक है, और ये ईरान पड़ता है, ईरान नीचे। ठीक, तो क्या क्या पड़ता है? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस, इतनी चीज़ें पड़ती हैं। तो आंसर क्या है? देखो क्या दिया? आर्मीनिया नहीं पड़ता है, अजरबैजान पड़ता है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और ईरान। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी से संबंधित असत कथनों का चयन करें। देखो दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर ये अप्रत्यक्ष कर है एक प्रकार का। ये एक राष्ट्र एक बाजार एक देश की अवधारणा पर लागू किया है। सन 2002 में विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। उसकी सिफारिश के आधार उसकी रिपोर्ट में सिफारिश की गई, जिसकी अप्रत्यक्ष कर वस्तु एवं सेवा कर के लिए सिफारिश की गई। पहली बात पूछ लिया जाए, भारत में कब अधिनियम इसके पेश किया गया है? तो 2014 में।
ठीक दोस्तों, पहली बार पेश किया। लेकिन अधिनियम पास कब हुआ? 2016 में। किस विधेयक के देखो विधेयक कब पेश किया गया? 2014 में हैं, और पास कब हुआ? 2016 में। तो 101वां संविधान संशोधन। दोस्तों यहाँ पर एक बात और, अधिनियम विधेयक में दोस्तों अंतर होता है। विधेयक जब पेश किया जाता है उसे विधेयक कहते हैं, और जब लोकसभा राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो उसे अधिनियम कहते हैं। इसलिए इस अगर जीएसटी के मद्देनजर 122वां विधेयक की बात की जाए तो वो भी सही है, और 101वां संविधान संशोधन या 100 अधिनियम किया जाए तो वो भी सही माना जाता है। ठीक, तो देखो अप्रत्यक्ष कर है, और ये एक देश एक बाजार एक करके अवधारणा पे लिया गया। देखो सबसे पहला ऑप्शन, जीएसटी 1 जुलाई 2017 पूरे देश में लागू है, बिल्कुल सही बात, 1 जुलाई। और ये 1 जुलाई 2022 को ये 5 वर्ष पूरे कर रहा है। चर्चा में, ये अभी चर्चा में भी है, क्योंकि 1 जुलाई 2022 को ये 5वें जीएसटी दिवस मना रहा है, क्योंकि 1 जुलाई 2018 को पहली बार जीएसटी दिवस मनाया गया था। तो 1 जुलाई 2022 को 5 वर्ष पूरे भी कर रहा है, और पहला जीएसटी दिवस भी मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? जीएसटी दिवस। दूसरा, जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, बिल्कुल सही है। और भारत में जीएसटी मॉडल फ्रांस से प्रेरित, ये गलत है दोस्तों। देखो पहली बार अगर जीएसटी की बात की जाए तो फ्रांस में ही लागू हुआ था। कब हुआ था? 1954 में दोस्तों लागू हुआ था। लेकिन भारत में जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा से लिया गया। कहाँ दोस्तों? कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया दोस्तों। और जीएसटी को सबसे बाद में जम्मू एंड कश्मीर ने सहमत दी, ये भी दोस्तों सही। अगर देखो सबसे बाद में जम्मू एंड कश्मीर ने सहमत दी, तो अगर सबसे पहले की बात की जाए तो किसने दी दोस्तों? असम सरकार ने। ठीक दोस्तों। दूसरी बात, जीएसटी परिषद का भी गठन किया गया। जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 289(1) के तहत है। ठीक है। इसके अंदर वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, और वाणिज्य मंत्री और वित्त राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं, और राज्यों से वित्त मंत्री हो या फिर कोई भी राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधि इसका सदस्य होते हैं। इसमें कोई भी निर्णय लिया जाता है तो 75% मतलब 3/4 बहुमत से लिया जाता है। कोई भी निर्णय 3/4 अगर सदस्य अगर इसमें राजी नहीं है तो वो निर्णय मान्य नहीं होगा, अमान्य होगा। ठीक दोस्तों, चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दिए, कब लागू, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। 1 जुलाई 2017 में और 2016 में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए दोस्तों 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ, 1 जुलाई 2022 को 5 वर्ष पूरे हुए, 1 जुलाई 2022 को 5वां जीएसटी दिवस भी मनाया जा रहा है, क्योंकि 1 जुलाई 2018 को पहला जीएसटी दिवस मनाया गया। ठीक दोस्तों। और इसका संविधान संशोधन की बात की जाए तो संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, और 122वां संविधान विधेयक संबंधित है। ऐसा संविधान संशोधन नहीं है दोस्तों, विधेयक लिखा है। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। देखो दोस्तों, सबसे हल्का तत्व लिथियम, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम, और सबसे हल्का धातु तत्व हाइड्रोजन। देखो दोस्तों, अगर सबसे हल्का तत्व की बात की जाए तो हाइड्रोजन, और सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। ठीक, और सबसे हल्का धातु तत्व की बात की जाए तो लिथियम। देखो सबसे हल्का तत्व में अंतर है और धातु तत्व में अंतर है, इसलिए बहुत कंफ्यूजन मत होना कि सबसे हल्का तत्व तो एक ही चीज़ है, लेकिन ये धातु है, धातु लिथियम होता है, हल्का तत्व हाइड्रोजन होगा। इसलिए इसमें पूछा गया सत्य सही, तो सत्य सबसे भारी तत्व ऑस्मियम होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। देखो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम, और सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम, और लिखा है सबसे अधिक अधातु वर्धनीय तत्व सोना। कमरे के धातु पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा।
दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये धातु अगर बात की जाए तो पारा, अगर अधातु की बात की जाए तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन, और सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु तत्व आप लोग कमेंट करना। ठीक दोस्तों, आप लोग सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु तत्व कौन सी है कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखो ये दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, और इसमें भी याद रखना सबसे हल्के धातु तत्व और सबसे हल्का तत्व है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। आपको एक क्या दिया है, सबसे प्रतिक्रियाशील धातु तत्व कमेंट करना, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करना। दोस्तों पहला, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। सेकेंड, जीवाणु विज्ञान के जनक आर्टन टेंसले। इकोसिस्टम शब्द के जनक रॉबर्ट कोच। दोस्तों देखो, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन जीवाणु विज्ञान के जनक ये गलत है, ये हो जाएंगे रॉबर्ट कोच। और इकोसिस्टम शब्द के जनक आर्थर टेंसले, आर्थर टेंसले। ठीक दोस्तों, पूछा जाए सत्य विकल्प, सत्य विकल्प सिर्फ एक, ए ऑप्शन। देखो, वर्गीकी के जनक कार्ल लिनियस, कार्ल लिनियस। ठीक है, विषाणु विज्ञान के जनक इकोसिस्टम और प्रतिरक्षा, ये अभी तीनों बता चुके हैं आपको। देखो दोस्तों, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल। सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर। और पोलियो के बचाव के लिए टीके की खोज किसने की थी, जो सोना साल्क ने। ठीक दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, निश्चित के रूप में पहली बार क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किसने किया, क्वेश्चन मार्क। आप लोग कमेंट करना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। दोस्तों देखो दोस्तों, बहुत ही कंफ्यूजन रहता है क्वेश्चन में, इसे याद करके पेपर में भूल जाते हैं लड़के, सब लोग भूल जाते हैं, हम भी सब लोग भूल जाते हैं, क्योंकि द्वैतावाद, अद्वैतवाद, शुद्धद्वैतवाद और द्वैतवाद में बहुत कन्फ्यूजन होता है, एक एक शब्द का अंतर होता है ना। देखो, रामानुजन की बात की जाए, ये तमिलनाडु से संबंध है, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ, और ये तमिलनाडु में वैष्णव धर्म से संबंधित माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, और इन्होंने ही दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। ठीक, इनके अनुयायी अगर बात की जाए तो वे वैष्णव माने जाते हैं, इनके जितने भी अनुयायी हैं वैष्णव माने जाते हैं। इनका मत था विशिष्ट द्वैतवाद, क्या था, विशिष्ट द्वैतवाद, और इनका संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय। देखो, संप्रदाय, इनके बारे में, रामानुजम के बारे में, तमिलनाडु के रहने वाले थे, तमिलनाडु में जन्म हुआ था, इनके जो अनुयायी थे वैष्णव बोले जाते थे, और इनका मत विशिष्ट द्वैतवाद, और इनका संप्रदाय की बात करी जाए तो वैष्णव संप्रदाय से जनक थे, ये संबंधित थे। और इन्होंने पहली बार दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की, रामानुजन ने। और बात की जाए माधवाचार्य कर्नाटक में जन्मे थे, और इनके बात की जाए मध्वाचार्य जो ब्रह्म समुदाय संबंधित मानते, और ये इनका मत क्या था, द्वैतवाद। बात निम्बकाचार्य की जाए, बेल्लारी मद्रास से संबंधित थे, मद्रास से द्वैतवाद, और ये थे अद्वैतवाद से संबंधित। किससे, अद्वैतवाद से। इनका संबंध सनक संप्रदाय से था, सनक संप्रदाय से था। और ये सगुण भक्ति
फॉलो करते थे। ये कैसी भक्ति? सगुण भक्ति। इनका निम्नचार क्या मत था? अद्वैतवाद। और इनका संप्रदाय पूछ लिया जाए तो सनक संप्रदाय से संबंधित थे। और कहाँ पे? वेलारी मद्रास से रहने वाले थे, जन्म हुआ था। बात शंकराचार्य की थी जाए। शंकराचार्य जिनको जगत गुरु की उपाधि दी गई। किसकी? जगत गुरु की उपाधि। कहाँ पे जन्म हुआ इनका? केरल में। ये जगत को मिथ्या मानते थे और ईश्वर को ही सत्य मानते थे। इनका संबंध था अद्वैतवाद से। इनका संबंध था, केरल में जन्मे थे ये। क्या शंकराचार्य का पूछा जाए? केरल में जन्मे थे। इनका संबंध था अद्वैतवाद। देखो दोस्तों, बात निम्काचार्य थी। निम्काचार्य द्वैतवाद नहीं, द्वैतवाद। ठीक है दोस्तों। तो कौन सा सही है? सिर्फ ए सही है, उसके अलावा सब सही। अरे यहाँ बात शुद्ध द्वैतवाद की है, तो शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य संबंधी। क्या उनसे थे? वल्लभाचार्य। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों देखो, आज के क्वेश्चन पूरे हो गए गुरुकुल जीएस सीरीज के नाम से। अगर आपको अच्छा लगा तो समर्थन, अपना प्यार भरपूर देना दोस्तों। दूसरी देखो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। इसकी पीडीएफ पहले ही मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको सभी पीडीएफ, आपको सेशन की जितनी होती हैं टेलीग्राम पे डाल दी जाती हैं। डेली वीडियो अपडेट भी मिलते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं और डाउट सॉल्व और डायरेक्ट टीचर से आप बात कर सकते हैं। पोल्स भी आपको देखो क्वेश्चनों के मिल रहे होंगे। आप जुड़े रहिए गुरुकुल एकेडमी के साथ में। आपको अच्छा बेहतर कंटेंट, क्या परीक्षा के लिए सही है, संभावित प्रश्न कैसे हैं, हम आपको इसी साथ उपलब्ध कराते रहेंगे। आप लोग जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए ओम गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल से और टेलीग्राम चैनल से। नमस्कार दोस्तों।